नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां एक ऐसे विशाल साम्राज्य की कहानी छिपी है जिसके बारे में सच कहूं तो अक्सर बात नहीं होती। ये हैं सातवाहन, वो शासक जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी, लेकिन आज कहीं न कहीं गुमनाम से हो गए हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब मौर्य साम्राज्य जैसी महाशक्ति बिखर गई तो उसके बाद भारत का जो दिल था, यानी दक्कन का इलाका, वहां लगभग 450 सालों तक राज किसने किया? कौन था जो स्थिरता लेकर आया? जवाब है सातवाहन। अच्छा, तो इस पूरे राजवंश को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, दक्कन में उनकी ताकत क्या थी, फिर उनकी शुरुआत की रहस्यमयी कहानी, उसके बाद उनके उतार चढ़ाव का दौर, फिर देखेंगे कि उनके सिक्के और संस्कृति में क्या खास था, और आखिर में भारतीय इतिहास में उनकी विरासत क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सातवाहन साम्राज्य असल में था क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इनका राज बहुत लंबा चला। सोचिए, दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसवी तक। और इनका जो मेन एरिया था वो था दक्कन का पठार, मतलब आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बड़े बड़े हिस्से। पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि इन्होंने लगभग 450 साल राज किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसका असली महत्व तब समझ आता है जब हम सोचते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो एक खालीपन आ गया था, जो उथल-पुथल थी, उसे सातवाहनों ने ही भरा और दक्कन में शांति और स्थिरता की एक बहुत लंबी नींव रखी। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। सातवाहनों की शुरुआत एक रहस्य क्यों है? मतलब इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि इस राजवंश की जड़ें आखिर थी कहाँ। देखिए, यहाँ 3 मेन थ्योरीज हैं। कुछ स्कॉलर्स पुराणों और सिक्कों के आधार पर मानते हैं कि ये लोग आंध्रा क्षेत्र से थे। वहीं दूसरे कहते हैं नहीं, इनका असली घर महाराष्ट्र था, क्योंकि सबसे पुराने शिलालेख वहीं से मिले हैं। और एक तीसरी थ्योरी कर्नाटक की तरफ भी इशारा करती है। मतलब सबूत हर तरफ बिखरे हुए हैं और बस इसीलिए ये ऐतिहासिक बहस आज तक सुलझ नहीं पाई है। चलिए अब उनके इतिहास की तरफ चलते हैं, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें विस्तार है, दुश्मनी है और फिर से उठ खड़े होने का एक जबरदस्त जज्बा भी। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। सिमुक ने नींव रखी, सातकर्णी द्वितीय ने साम्राज्य को फैलाया। फिर एक दौर आया जब ये कमजोर पड़े, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने आकर इन्हें फिर से वो पुराना गौरव दिलाया। और आखिर में यज्ञश्री सातकर्णी ने एक बार फिर से साम्राज्य में जान फूंक दी। इस पूरी कहानी का जो एक सेंट्रल विलन है वो थे उत्तर से आए शक, जिन्हें वेस्टर्न क्षत्रप भी कहा जाता था। सातवाहनों और शकों के बीच की ये टक्कर सदियों तक चली और सच कहूं तो इसी दुश्मनी ने उनके इतिहास को सबसे ज्यादा शक्ल दिया। पहला जबरदस्त कमबैक हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में। उन्होंने शक राजा नहपान को एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल में हराया। और वो सिर्फ जीते नहीं, उन्होंने एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने क्या किया कि नहपान के सिक्कों पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें बाजार में फिर से चला दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये उनके दबदबे का खुला ऐलान था। उनकी मां रानी गौतमी बालिश्री ने नासिक के एक शिलालेख में बड़े गर्व से ये बात लिखवाई है। ये जो लाइन है, ये उनकी जीत के महत्व को और उस वंश के स्वाभिमान को सीधे हम तक पहुंचाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये संघर्ष चलता रहा। बाद में शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहन राजा को 2 बार हराया, पर एक शादी के रिश्ते की वजह से उसकी जान बख्श दी। इससे पता चलता है कि दक्कन में पावर बैलेंस कितना नाजुक था। मतलब युद्ध भी चल रहा था और साथ साथ डिप्लोमेसी भी। अच्छा, तो अब उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि उनका साम्राज्य चलता कैसे था। मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कहाँ से आती थी और कल्चर के लिए उन्होंने क्या किया। देखिए, उनका जो सिस्टम था वो मौर्यों की तरह बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड नहीं था। राजा तो सबसे ऊपर था, लेकिन उसके नीचे वंशानुगत सामंत थे जिन्हें महारथी कहा जाता था। ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल था जो इतने बड़े और अलग अलग तरह के इलाके पर इतने लंबे समय तक राज करने के लिए काफी प्रैक्टिकल और असरदार साबित हुआ। सिक्कों के मामले में तो सातवाहनों ने कमाल ही कर दिया। वे भारत के पहले ऐसे नेटिव रूलर्स थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर राजाओं की तस्वीरें बनवाई। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये प्रोपेगेंडा था। सिक्कों पर अपना चेहरा लगाकर वो अपनी ताकत और अपनी सॉवरेनिटी का ऐलान कर रहे थे। ऐसा उनसे पहले किसी भारतीय राजा ने नहीं किया था।
उनकी दौलत का बेस तो खेतीबाड़ी ही थी, लेकिन उनकी असली ताकत थी ट्रेड यानी व्यापार। उन्होंने समुद्री रास्तों पर अपना कंट्रोल जमाया और रोमन एम्पायर के साथ उनका व्यापार जबरदस्त फला फूला। और इसी व्यापार से जो पैसा आया, उसी से उनके बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन्स और शानदार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मुमकिन हुए। भाषा के मामले में भी उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने संस्कृत की जगह प्राकृत को अपनी राजभाषा बनाया। ये एक सोचा समझा फैसला था जिसने उन्हें आम लोगों के ज्यादा करीब ला दिया, और गाहा सत्यसई जैसे साहित्य के जरिए एक बिल्कुल अनोखे रीजनल कल्चर को बढ़ावा दिया। धर्म के मामले में वे बहुत टॉलरेंट थे। रोजा खुद वैदिक यज्ञ करवाते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने बौद्ध मठों और स्तूपों को बनाने के लिए भी भारी भरकम दान दिए। इस दोहरे सपोर्ट ने न सिर्फ समाज में शांति बनाए रखी, बल्कि सांची और अमरावती जैसी जगहों पर एक बहुत ही समृद्ध कलात्मक विरासत को भी जन्म दिया। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सातवाहनों ने भारतीय इतिहास पर आखिर क्या असर छोड़ा जो आज भी कायम है? हम उनकी विरासत को 3 बड़े पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, वे पॉलिटिकल स्टेबलाइजर थे, मतलब मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के बीच के खालीपन को उन्होंने भरा। दूसरा, वे इकोनॉमिक कनेक्टर थे, जिन्होंने दक्कन को दुनिया के ट्रेड नेटवर्क से जोड़ा। और तीसरा, वे महान कल्चरल पैट्रन थे, जिन्होंने कला और साहित्य को खूब बढ़ावा दिया। इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री का ये कोड उनकी समुद्री और आर्थिक ताकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। 3 महासागरों के स्वामी, ये टाइटल ही उनके विशाल प्रभाव की गवाही देता है। तो अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा राजवंश जिसने लगभग 500 साल तक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की किस्मत तय की, वो आज इतिहास की किताबों में बस एक छोटे से चैप्टर या फुटनोट की तरह क्यों रह गया है? ये सवाल उनकी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है।